गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेतन भुगतान को लेकर के। दोस्तों, मधुबनी से खबरें आ रही है। शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के दिया आवेदन। नव नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब के लिए स्थापना कार्यालय जिम्मेदार है। उक्त बात नवनियोजित शिक्षक व पूर्व छात्र नेता रामनाथ यादव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना का लगभग 5 माह हो गया है, लेकिन वेतन भुगतान के लिए अभी तक डीपीओ स्थापना कार्यालय के द्वारा यूएएन खाता संधारित नहीं किया गया है। जब तक यूएएन खाता संधारित नहीं किया जाता है तब तक वेतन मिलना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि बहुत से शिक्षक दूसरे जिलों से हैं और वह रूम आदि किराए पर लेकर विद्यालय में काम कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही है। और बात भी सही है दोस्तों, बहुत से शिक्षक हैं जो कि 200-300 किलोमीटर अपने घर से दूर में रह करके और विद्यालय में लगातार 5 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। 5 महीने तक रूम रेंट देना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बहुत सी समस्याएं हो रही है। आर्थिक तंगी हो गया है और इसके बावजूद अभी तक सचिवालय की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से 2-2 लेटर जारी कर दिया गया है सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान के लिए। लेकिन लेट लतीफी आपके निचले स्तर पर हो रही है, प्रखंड स्तर पर लेट लतीफी हो रही है, जिला स्तर पर लेट लतीफी हो रही है दोस्तों। और इस वजह से नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुख्य जो वजह है, जिला प्रखंड पे टाल देता है और प्रखंड जिला पे टाल देता है। कई जगहों पे यूएन जनरेट की बात आती है तो प्रखंड वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जिला में भेज देते हैं और जिला का कहना है कि हमारे पास संसाधन की कमी है, तो आप खुद ही यूएएन नंबर जनरेट करके और हमारे पास भेजिए। और इसमें काफ़ी समस्या हो रही है और इसमें नवनियुक्त शिक्षक पीछे जा रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का हो रहा है। 5 महीने से पेमेंट, वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है दोस्तों। लेकिन अब सभी नवनियुक्त शिक्षक है, उन्हें भी सजग होना चाहिए और अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने बीआरसी में एक प्रेशर बनाना चाहिए। प्रेशर बनाने से आपका काम जल्द से जल्द होगा और सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द पेमेंट मिलेगा। जब तक आपका यूएएन नंबर जनरेट नहीं होता है, वेतन भुगतान होना मुश्किल लग रहा है दोस्तों। और कई जिलों में और कई प्रखंड में भी आपका काम हो रहा है। कई जिले में, 4-5 जिले में ही सिर्फ वेतन का भुगतान हुआ है। कुल 38 जिले हैं दोस्तों। और इतने प्रखंड में अभी भी कई प्रखंड हैं जहां पे यूएएन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। हालांकि कई प्रखंड में यूएएन नंबर का जनरेट हो चुका है दोस्तों। यदि हम लोग औरंगाबाद की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी 12 प्रखंड में लगभग 7-8 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे यूएन नंबर का जनरेट हो चुका है। उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर सभी का पेमेंट हो जाएगा। नवीनगर में यूएन नंबर जनरेट हो चुका है और जहाँ पर भी यूएन नंबर जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है, आपको अपना देखना है तो लिंक है, आप उस लिंक से अपना यूएएन नंबर जनरेट हुआ या नहीं आप देख सकते हैं दोस्तों। उसका एक वीडियो भी मैंने कल बना करके और अपलोड किया हूँ। पूरी प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप यूएएन नंबर को देख सकते हैं जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। अल्टीमेटली जो लेट लतीफी हो रही है वो आपका प्रखंड स्तर और जिला स्तर से ही हो रही है। प्रखंड स्तर में बीआरसी हैं, वहाँ पे काम सही से नहीं हो पा रहा है, जल्दी से काम नहीं हो पा रहा है और लेट सिर्फ उसी की वजह से हो रही है। तो अगली खबर है वो 7वें चरण को लेकर के है। 7वें चरण की रिक्ति की गणना का कार्य जारी है। बिहार में कुल 38 जिले में से अधिकांश जिले हैं जहां से रिक्तियां भेज दी गई है, लेकिन कुछ एक जिला अभी भी है जहां पे रिक्तियां नहीं भेजी गई है दोस्तों। 7वें चरण के लिए रिक्तियों की गणना नहीं हुई है अब तक। खबरें आपके पटना से आ रही है दोस्तों। 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए नियोजन इकाई द्वारा रिक्तियों का आंकड़ा अभी तक जिलों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं मिल सका है। जिलों में नियोजन इकाई व रिक्तियों की जानकारी 30 जून तक देनी थी। ऐसे में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस में विलंब होने की आशंका है। विभागीय जानकारी के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस में यह पूरा महीना लग सकता है, जबकि निदेशालय ने जिला पदाधिकारी से रोस्टर क्लियरेंस करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की थी। इसमें 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में विलंब संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाई में रिक्त पदों की एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करने में भी देरी हो सकती है। इसके लिए 25 जुलाई की तिथि तय की गई है। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक आधिकारिक पत्र में जुलाई अंतिम सप्ताह में आगामी शिक्षक नियोजन पर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है।
15 जुलाई तक कराना था रोस्टर क्लियरेंस। 90,700 रिक्तियों के करीब 45,000 पद खाली रह गए हैं छठे चरण में दोस्तों। ऐसी उम्मीद है कि इस बार जो रिक्ति है वो लगभग 1.25 लाख के आसपास आ सकती है दोस्तों। कई जिले से अच्छी खासी रिक्तियां आ रही हैं, कहीं कहीं 9,000, 8,000, कई ऐसे जिले हैं जहां पे 5,000 से अधिक रिक्तियां हैं दोस्तों, और इस वजह से रिक्तियों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार में 1 दर्जन से अधिक विभागों के मामले सुनेंगे मुख्यमंत्री। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 दर्जन से अधिक विभागों के जुड़े मामलों की शिकायत सुनेंगे। महीने के दूसरे सोमवार के लिए तय विषयों से जुड़े विषयों पर वह लोगों की शिकायतों का निष्पादन करेंगे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में महीने के दूसरे सोमवार को सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, वित्त, संसदीय कार्य, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ी शिकायतें सुनी जाती है। इस मौके पर वरीय अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। तो अगली खबर है वो विद्यालय में औचक निरीक्षण को लेकर के है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि बिहार के विद्यालय में लगातार औचक निरीक्षण होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी विद्यालय में पहुंचते हैं और वहां पे शिक्षकों के ड्रेस को लेकर के एक सवाल निकल करके आ रहा है। आखिर शिक्षकों का ड्रेस क्या है, ये अधिकारियों को भी नहीं पता है। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं पता है कि आखिर शिक्षकों का ड्रेस कोड क्या है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी नहीं मालूम है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ड्रेस कोड क्या है। यह सवाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी स्कूलों को किए जा रहे इंस्पेक्शन के दौरान उठ खड़ा हुआ है। इस मायने में कि स्कूलों के इंस्पेक्शन के दौरान शिक्षकों के ड्रेस प्रशासनिक अधिकारियों को रास नहीं आ रहे हैं दोस्तों। एक ही स्कूल में शिक्षकों का अलग अलग ड्रेस भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। इंस्पेक्शन में कई प्रशासनिक अधिकारियों को तो शिक्षकों के पैजामे, कुर्ते या धोती कुर्ते में होना भी अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि ये भारतीय संस्कृति का और भारत का पारंपरिक ड्रेस है। शिक्षकों का जींस और टी शर्ट में देख तो कई अधिकारी भड़क ही गए हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम कि शिक्षकों का ड्रेस कोड क्या है। राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड 16 साल पहले 2006 में ही तय हुआ। उस समय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर मदन मोहन झा थे, लेकिन उस पर अमल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके अगले ही साल उनका निधन हो गया। डॉक्टर झा शिक्षा विभाग के पहले आयुक्त सह सचिव और उससे प्रोन्नत होकर प्रधान सचिव रहे हैं, जिन्होंने ड्रेस कोड का खुद भी पालन किया। वे ड्रेस कोड के तहत काले रंग की पैंट, सफेद रंग की शर्ट, टाई, काले रंग के जूते मोजे पहना करते थे। लेकिन पैंट और शर्ट के रंग की बात तो छोड़ दीजिए, अधिकारियों को यह भी याद नहीं कि शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड भी तय हुआ था। ऐसा इसलिए कि डॉक्टर मदन मोहन झा के आयुक्त सह सचिव और प्रधान सचिव कार्यालय में मुख्यालय में तैनात शिक्षा सेवा के प्रायः सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक पद से वर्षों पहले सेवानिवृत्त हुए और RS सिंह को सिर्फ इतना याद है कि विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों के ड्रेस कोड वाला आदेश संभवतः प्रशासन से निकला था, इसलिए शिक्षा के अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं होगी। डॉक्टर मदन मोहन झा की टीम में शामिल रहे शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अनूप कुमार सिन्हा को याद है कि शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तो तय हुआ था, लेकिन वह लागू नहीं हो पाया। शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड के तहत संभवतः पैंट का रंग काला व शर्ट का रंग आसमानी तय हुआ था। महिला शिक्षकों के लिए आसमानी रंग की साड़ी या आसमानी रंग की समीज तय हुई थी। डॉक्टर मदन मोहन झा की टीम में सक्रिय रहे शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी रघुवंश कुमार बताते हैं कि ड्रेस कोड तय हुआ था, लेकिन उसके बारे में अब ज्यादा कुछ भी नहीं पता है और न ज्यादा कुछ याद है। डॉक्टर मदन मोहन झा की टीम में सक्रिय रहे शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी सुखदेव सिंह बताते हैं कि इतना ही याद है कि ड्रेस कोड तय हुआ था पर लागू नहीं हो पाया। दोस्तों, ये खबरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले दिनों आप एक वीडियो देखे थे जिसमें DM महोदय विद्यालय में गए हुए थे और वहां पे शिक्षक कुर्ता और पैजामा पहने हुए थे, जिसे देख करके जिलाधिकारी महोदय उनके ऊपर भड़क गए कि ये शिक्षकों का ड्रेस नहीं है, ये नेताओं का ड्रेस है। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि कुर्ता पैजामा भारतीय संस्कृति का पारंपरिक ड्रेस है। फुल पैंट शर्ट या कोट पैंट और जीन्स ये तो अंग्रेजी कोट पैंट तो अंग्रेजों का दिया हुआ ड्रेस है, जिसे वो पारंपरिक ड्रेस मानते हैं। शायद उनकी परवरिश भारतीय संस्कृति में कम और अंग्रेजी परिवेश में ज्यादा हुई होगी।
और वो उसी परिवेश को यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। अगली खबर है दोस्तों एचएम परीक्षा को लेकर के। एचएम परीक्षा 28 जुलाई को बनाए गए 16 केंद्र। खबरें बिहार शरीफ से आ रही हैं, जहां पे 16 केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए 28 जुलाई को प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसके लिए सिर्फ बिहार शरीफ में 16 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 11,218 अभ्यर्थी शामिल होंगे। किसी भी हालात में निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इस कारण इस बार निजी कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दोस्तों आज के सुर्खियों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संसेवन न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।